नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत जून माह की क्रॉनिकल पढ़ रहे थे। जून 2023 की हम लोग क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आपको बता दूं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आपको देखने को मिलता रहता है। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट पे, वायु प्रदूषण बच्चों के मस्तिष्क के लिए खतरा। तो यह तो कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। इसमें एक फैक्ट देखते हैं। ब्रिटेन की ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश की कम्युनिटी एम्पावर्ड लैब ने बरेली के पास शिवगढ़ में घरेलू प्रदर्शन का बच्चों की मानसिक सेहत पर अध्ययन किया। तो यह हो सकता है यूपी के किसी एग्जाम में यह प्रश्न बन जाए कि ब्रिटेन की ईस्ट एंग्लिया यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश की कम्युनिटी एम्पावर्ड लैब ने उत्तर प्रदेश के 21 जिले में घरेलू प्रदूषण का बच्चों की मानसिक सेहत पर अध्ययन किया। तो वह बरेली जिले में ऐसा काम किया गया है। आगे बात करते हैं। हम लोग उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। ओडिशा में मैग्रो पिट्टा नामक पक्षियों की गणना की गई है। इतना याद रखेंगे बस कि वहाँ ये पक्षियों की गणना की गई। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे। एक उद्यान देख लेते हैं। उद्यान से प्रश्न आता रहता है, जो उद्यान चर्चा में होता वही पूछ ले जाता है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, याद रखेंगे। कैस्केड फ्रॉग की नई प्रजाति अमोलोप्सिस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने हाल ही में मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में सिज्जू गुफा से मेढक की एक नई प्रजाति की खोज किया है, जिसे उन्होंने अमोलाप्स सिजू नाम दिया है। बस इतना जान लेंगे। यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। जापान में G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। कहाँ पे? जापान के सप्पोरो शहर में। तो देखिए, जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है। G7 से संबंधित सारी बैठकें इस बार जापान में होंगी। इतना याद रखिए कि G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं। इस बैठक में ऑटोमोबाइल के कार्बन पदचिह्न को कम करने पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 2000 में दर्ज कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 2035 तक आधा करने पर भी सहमति जताई गई है इसी बैठक में। G7 शिखर सम्मेलन मई 2023 में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा द्वारा हिरोशिमा में आयोजित किया जाएगा। आगे बात करते हैं। वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग भुगतान प्रणाली लागू हुई है। वन के प्रवेश मार्गों पर आज तक आपने टोल पे देखा होगा फास्टैग, लेकिन जो वन के प्रवेश मार्ग हैं अब वहाँ पर भी फास्टैग भुगतान प्रणाली लागू की गई है। तो इसमें देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहायक कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैले नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ने एक समझौता किया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के सभी वन प्रवेश बिंदुओं पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली प्रदान की जाएगी। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। सीधे प्रश्न बनेगा, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में फास्टैग सिस्टम लागू किया गया, फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली प्रदान की जाएगी? वह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं फास्टैग के बारे में। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम फास्टैग स्कीम भारत में सबसे पहले वर्ष 2014 में शुरू की गई। हो सकता कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि फास्टैग किस वर्ष शुरू हुआ, तो फास्टैग 2014 में शुरू हुआ। आगे बात करते हैं। सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र दर्ज किया गया, चर्चा में रहा है। देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य एक नया क्षेत्र है जहां पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किए गए हैं। तो यह तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो सुहेलवा अभयारण्य है वह कहाँ है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस अभयारण्य की स्थापना 1988 में की गई थी
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में फैला हुआ है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में फैला हुआ है। आगे बात करते हैं, नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 कहाँ पर हुआ? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से 12 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। पूछा जा सकता है कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। वर्ष 2019 से प्रदेश में 100 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को विरासत वृक्ष के तौर पर चिन्हित किया जा रहा है। यह फैक्ट याद कर लेंगे कि कब से 100 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को विरासत वृक्ष के तौर पर चिन्हित किया जा रहा है, किस प्रदेश में किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और वर्ष 2019 से जो 100 से अधिक पुराने वर्ष के वृक्ष होंगे उनको विरासत वृक्ष का दर्जा दिया जाएगा। हम वही पढ़ रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से जहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। आगे बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ रही है कि भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या बढ़कर अब 3167 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में बाघों की आबादी को लेकर अपडेट आंकड़ा जारी किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस व अमृतकाल का टाइगर विजन भी जारी किया। भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी अब बढ़कर 3167 हो गई है, जो 2018 में जारी किए गए आंकड़े से 200 अधिक है। आगे बात करते हैं हम लोग, वर्तमान में विश्व की 75% बाघ की आबादी भारत में है और भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं। टाइगर स्टेट भी इसको बोलते हैं, एमपी को। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। यह बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का एक प्रयास है। यह बड़ी बिल्लियों के संरक्षण का एक प्रयास है। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। यह वर्ष 1973 में शुरू किया गया पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। आगे हम लोग बात करते हैं एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र के बारे में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। याद रखेंगे, यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बन रहा है? तो वह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थित है। याद रखेंगे, यह फैक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। जटायु संरक्षण केंद्र मुख्यतः विलुप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट पे। जटायु गिद्ध एवं प्रजनन केंद्र, जटायु गिद्ध एवं प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत 1.5 हेक्टेयर का क्षेत्र होगा। तो गोरखपुर के बगल में महाराजगंज है, महाराजगंज में बन रहा है, इतना याद रखेंगे। आगे हम बात करें एशियाई किंग गिद्ध के बारे में, तो यह मुख्यतः उत्तर भारत में पाई जाने वाली पक्षी है। आगे हम लोग बात करते हैं गज उत्सव 2022, पीडीएफ में भी महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिवसीय गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। सीधे प्रश्न आएगा कि गज उत्सव 2023 किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल को माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को भी हरी झंडी दिखाई। आगे हम लोग बात करते हैं, यह प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो यह कब से शुरू हुआ है? 1992 ईस्वी से शुरू हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट। याद रखेंगे, यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। असम देश में कर्नाटक के बाद हाथियों की दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। तो सबसे अधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। यह फैक्ट भी याद रखेंगे। यूनेस्को
विश्व धरोहर स्थल होने के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गज उत्सव के लिए एक आदर्श स्थान है। बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। भारत सरकार ने हाथियों, उनके प्रवास मार्गों एवं प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वर्ष 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। वर्तमान में भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। यह भी फैक्ट याद रखेंगे, कितने हाथी रिजर्व हैं, तो कुल 33 हाथी रिजर्व हैं वर्तमान में पूरे भारत के अंदर। आगे हम लोग देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। इराविकुलम फर्न संग्रह स्थापित करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इराविकुलम नेशनल पार्क मुन्नार में नीलगिरी तहर का प्राकृतिक आवास है, जहां पार्क के अंदर एक फर्न संग्रह स्थापित किया गया है और फर्न संग्रह स्थापित करने वाला यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सीधे प्रश्न आएगा, फर्न संग्रह स्थापित करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है भारत का? वह इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क अपने विविध प्रकार की फ्लोरा और फौना के लिए जाना जाता है। कहाँ पे है तो यह देख लेते हैं। यह इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में पश्चिमी घाट के साथ स्थित केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी याद रखेंगे, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह केरल में स्थित है। हम लोग वही यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वेम्बनाड झील के बारे में बात कर लेते हैं। यह केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है। यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है। तो वेम्बनाड झील के बारे में देख लेंगे। यह केरल की सबसे बड़ी झील है। तो वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। यह केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है। यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य में भारतीय स्किमर का प्रजनन हुआ है। ओडिशा के सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार भारतीय स्किमर्स के प्रजनन को दर्ज किया गया है। ओडिशा के सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार भारतीय स्किमर्स के प्रजनन को दर्ज किया गया है। सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य याद रखेंगे, यह कहाँ पे है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा गया है कई बार। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। इसी के साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। कुछ भी कहना है कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।